नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आपकी हमकदम इस कारवां में। आज जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको लिए जा रहे हैं वे हैं श्री गुफी पेंटल। चार अक्टूबर 1944 को लाहौर में जन्मे श्री गुफी पेंटल हमारे आज के कारवां के एक ऐसे सितारे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले और फिल्मी दुनिया में आने के बाद भी बहुत से उतार चढ़ाव देखे, अच्छे बुरे मौसम सहे, इन्हीं गर्म हवाओं में तप कर आज वे उस मुकाम पर जा पहुंचे हैं जहां आने वाला कल उनकी ओर ताक रहा है। किरदार को अपने अनुकूल नहीं बल्कि किरदार के अनुकूल ढल कर जीना जिनका मुकाम रहा, ऐसे दीप्त सितारे से सीखकर अपना आने वाला कल संवारने हम जा पहुंचे उनके पास। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक ये सफर होता है बचपन का, और बचपन के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम झांकें उन दिनों में जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी, यानी जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों में। बचपन अच्छा था। दो भाई, छोटा भाई पेंटल और मैं, हम दोनों माँ बाप के दो बेटे थे। बड़े प्यार से अपना रहते थे और कुछ ट्रेनिंग माँ बाप की ऐसी थी कि बीजी यानी मेरी माँ की ट्रेनिंग ऐसी थी कि हम दोनों को लोग राम लक्ष्मण ही कहते थे। तो वी वर सो फ्रेंडली एंड सो लविंग बोथ ब्रदर्स। सिस्टर तो थी नहीं, ये दो ही थे हम। तो दिल्ली में और बम्बई के बीच में हमारा बचपन भी था और बहुत अच्छा था। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपना मुकाम तय करने वाले इस आज्ञाकारी पुत्र ने अपने जीवन को हमेशा बड़ों के हिसाब से जीने की कोशिश की। हो भी क्यों ना, ये संस्कारों की बात होती है कि माता पिता के कथनानुसार उनके आदेशों का अनुकरण कर अपने जीवन की दिशा निर्धारित की जाए। इन संस्कारों का पूरी तरह सम्मान करते हुए अपने व्यावसायिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में क्या कहते हैं गुफी जी, आइए जाने। हमारे ज़माने में इतनी फ्रीडम नहीं थी कि जो माँ बाप कह देते थे उसको एक किस्म का पत्थर की लकीर समझा जाता था और उस लाइन में चले जाते थे। अब जैसे हम भी जवान हुए, हमने जब 12वीं कर ली तो हमारे वालिद ने सोचा, फादर ने सोचा कि भाई इसको एक लाइन कौन सी दें, तो उन्होंने सोचा इंजीनियरिंग इसको कराते हैं। सो हमें टाटा में इंजीनियरिंग करने भेज दिया गया। अब ज़बरदस्ती वहाँ पर इंजीनियरिंग हम सीखने लगे क्योंकि आज्ञा का पालन तो करना था। तो हम वहाँ पर टाटा में इंजीनियरिंग करते रहे, लेकिन एक कसक ज़रूर थी कि हमने यहाँ पर आना है। बॉम्बे कैसे आए? उन दिनों में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंपटीशन चला करता था, जिसमें उन दिनों में हमारे ज़माने में राजेश खन्ना जी आए थे। तो राजेश खन्ना जी जिस यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कंपटीशन में आए थे, तो उन दिनों मैंने भी एप्लीकेशन वहाँ से दी थी। यहाँ से तो नहीं दे पाया था क्योंकि फादर ने कहा था जाओ उधर, तो वहाँ से मैंने भी एप्लीकेशन दी थी। somehow it didn't materialize और हम वहाँ पर लगे रहे और उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर ली। जिंदगी में एक समय वो भी आता है जब हमारी मुलाकात हमसे होती है, यानी हम जानने लगते हैं अपने बारे में, अपने शौक के बारे में, अपने रुझान के बारे में। ये दौर कैसा था गुफी जी की जिंदगी में, आइए जानें। इंजीनियरिंग, फिर फौज, फिर फिल्में, इन तीनों में कहीं कोई तालमेल नहीं, मगर फिर भी ये एक व्यक्ति के जीवन के स्थापित हिस्से हैं। अजीब सा लगता है कि इन रास्तों पर चलकर भी फिल्मों तक पहुंचा जा सकता है, पर कहते हैं ना,
जहां चाह वहां राह, या यूं कहिए कि जिसे नियति खींच कर ले जाए उसकी राह भला कौन रोके। इंजीनियरिंग करने से पहले एक ऐसा दौर आया जब चाइना और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था हिंदुस्तान के साथ। तो एक बहुत बड़ी अपील आई थी ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। तो मैं अपने साथ कुछ 50-60 स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को साथ में लेके इमरजेंसी में हमने ज्वाइन कर लिया और हम गनर बन गए। और ताजुब आपको ये होगा कि सेना के वन ऑफ द चीफ्स वाज माय रियल अंकल। मेरे जो फादर के छोटे भाई थे वो उन दिनों लेफ्टिनेंट जनरल थे, एडजुटेंट जनरल थे राजेंद्र सिंह पेंटल। तो उनको जब पता चला कि मैंने फौज ज्वाइन कर लिया तो वो भी वहां पर आ गए जस्ट टू सी के व्हाट आई वाज डूइंग देयर। तो इस तरह सिलसिला चला। फिर उसके बाद इमरजेंसी जब खत्म हुई तो इमरजेंसी में क्या होता है मनीषा के 7/8 होता है कि 7 साल तो आपको कंपलसरी ड्यूटी करनी पड़ती है आर्मी की, और 8 साल होते हैं वो आपको चॉइस के ऊपर है। यू वांट टू ज्वाइन, फाइन, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, या फिर इमरजेंसी में आपको फिर से वो बुला सकते हैं। 7 साल हो गए खत्म। तो वहां से हम निकले। इतने में हमारी सर्विस, चूंकि हम टाटा में इंजीनियरिंग कर चुके थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पर सर्विस भी लग गई हमारी। वहां से हमारा ट्रांसफर हुआ बॉम्बे, तो यहाँ आया। और उसके मेरे यहाँ आने के 1 साल के बाद मेरा छोटा भाई फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करके एक्टिंग की, वो यहाँ पर एज एन एक्टर आ गया। तो हम दोनों भाई जब इकट्ठे हुए तो उसने कहा कि भाई ये बहुत हो गया, तूने, मुझे मालूम है कि नट बोल्ट में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तो कितनी देर कसते रहोगे, तो बेटर है तुम अपनी लाइकिंग के सब्जेक्ट को पकड़ो और आ जाओ। मैं हूँ यहाँ पे। वो नया नया आया था, लेकिन आते ही उसके पाँव अच्छी तरह जम गए थे। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की क्वाइट एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उसको। सो व्हेन माय ब्रदर जॉइन्ड, he also made me join here. I joined way back in 73 यहाँ पर एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैं शुरू हुआ। साथ में मॉडलिंग भी करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, साथ में कैरेक्टर रोल्स भी पकड़ने शुरू किए। सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिल्मी दुनिया की चमक दमक किसे आकर्षित नहीं करती। नाम, पैसा और शोहरत तो सभी चाहते हैं, पर इस पर चलना कितना कठिन है। यूं तो अगर ठान लिया देनी है बस चांदनी सौगात, तो फिर क्या राह के अंगार, आंधियां और बरसात। या ये कहें कि अगर मन बना ही लिया हो तो राह में आने वाली कठिनाइयां कहाँ लगती हैं। आइए गूफी जी से जाने उस दौर के बारे में जब हालात मुश्किलात से गुजर रहे थे। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो उन दिनों में हमारे जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। आजकल तो आप असिस्टेंट को कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमसे पूरा फ्लोर, आप समझ लो महबूब स्टूडियो या आरके स्टूडियो का पूरा फ्लोर हमसे कटका करवाते थे। लिटरली सफाई की हुई है। मैं था, कुकू कोली, हम लोग साथ साथ में थे, तो हमसे लिटरली सफाई कराई हुई है कि अगर तुमने डायरेक्टर बनना है तो ये साफ करो, कचरा साफ करो। एंड वी हैव डन इट एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिर उस वक्त 200 रुपये महीने के होते थे, तनख्वाह मिलती थी। 200 रुपये शायद कभी 4-4, 6-6 महीने के बाद मिलते थे, और हमने अपना फैमिली भी चलानी होती थी। कभी कभी ये भी होता था कि छोटा सा बच्चा है, उसको दूध कैसे मिलेगा नेक्स्ट डे। तो ये सब स्ट्रगल्स करनी पड़ी। फिर सोचना पड़ता था कि भाई एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए क्या करें। सेंसर सर्टिफिकेट्स स्पिरिट गम से खोद खोद के चिपकाते थे। क्या कुछ हजारों रुपए की तनख्वाह मैंने छोड़ के इंजीनियरिंग जब छोड़ी तो इसी एम से आया था कि यहां जम जाऊंगा, लेकिन इट टुक मी लॉन्ग टाइम। लेकिन वन थिंग वाज देयर, परसिवरेंस थी, एक हिम्मत थी, एक एम था,
एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने था कि ये जो है फिल्म इंडस्ट्री की आंख में ही तीर मारना है अर्जुन की तरह। तो उस तरह इसके किसी फील्ड को नहीं छोड़ने का इरादा था। सो आई टुक ऑन राइटिंग, आई टुक ऑन डायरेक्शन, आई टुक ऑन म्यूजिक, आई टुक ऑन प्रोडक्शन डिजाइनिंग, आई टुक ऑन एड फिल्म का मैं जब देन लेटर ऑन आई जॉइंड मिस्टर रवि चोपड़ा एंड बी आर चोपड़ा। तो उनकी पूरी प्रोडक्शन में संभालने लगा, उनकी एडवर्टाइजिंग फिल्म्स संभालने लगा। मैंने मेरा ख्याल है 500 से ज़्यादा कमर्शियल फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं और मेड। सो इस तरह करते करते काम करते फ्रॉम 200 रुपीज़ अ मंथ तो आज इतनी इस जगह पे आया। और फाइनली लोगों को ये पता लगा कि भाई एक मुकाम पे आ गया कि एक स्ट्रगल करते करते दूसरों को काम कराते कराते डायरेक्ट कराते कराते एक किरदार ऐसा आया जीवन में जो कि हर एक के जीवन में आता है। कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि शकुनी लोगों ने देखा और पहचाना और उनको ये हुआ कि नहीं यार ये निभा सकता है कैरेक्टर। एंड वंस दैट फेथ पीपल हैव गॉट इन यू, उसके बाद वो फिर आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर तो रास्ता खुल जाता है। लेकिन उसको चलते हुए आज ये समझ लीजिए कि ये चीज़ में कुछ मेरे 15 साल गए। अभी मेरे को 33 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, 33 ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। एंड अभी तो मेरा ख्याल है आई शुड गेट ड्यू, क्योंकि वाकई में इसमें कोई बड़ी मैं अपनी तूती नहीं बजा रहा, लेकिन काफी मेहनत है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मेहनत का नतीजा हमेशा सामने आता है। उनकी फिल्मों में उनका किरदार उनके अभिनय की गहराई को प्रदर्शित करता है, अभिनय के प्रति उनकी सोच के बारे में बताता है। शायद यही वजह थी कि रवि चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित व निर्मित धारावाहिक महाभारत में एक खास किरदार यानी शकुनी को पन्नों से निकालकर सजीव करने का भार गुफी जी को सौंपा गया। इस किरदार में शकुनी को उकेरने के लिए पर्दे के पीछे कितना काम किया गया, आइए बताएं हम आपको। हुआ यूं कि मेरे ग्रैंडफादर यानी पिताजी, दादाजी जिनको बोलते हैं, तो दादाजी वॉज अ वेरी बिग राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड इंग्लिश एंड ही वॉज डबल MA ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ का भी और काफ़ी इंडिया के जितने खालसा कॉलेजेस हैं उनके फाउंडर प्रिंसिपल रहे हैं वो। सो प्रोफेसर कश्मीरा सिंह पेंटल वॉज वेरी नाइस जेंटलमैन, जो रिटायर भी हो गए। तो अब हमारी फार्म्स थी नैनीताल तराई में, बाजपुर एरिया में हमारी पेंटल फार्म्स थी जहाँ पर वो रहने लगे थे मेरे दादा दादी। और वहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आते थे करेक्शन के लिए वहाँ पर। ही वॉज सच ए पॉपुलर प्रोफेसर। तो हम छुट्टियों में जाया करते थे, तो वहाँ पर छुटपन से उनके साथ जब रहते थे 15-15 मील जब हम चलते थे ज़मीनों पे खेतों में, तो उनसे हम पूछा करते थे छोटेपन में ही बहुत कुछ क्वेश्चंस जो आज के दिन में मुझे काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड हिम के हाउ डू यू डिफाइन, आई वॉज इन 5th क्लास, बड़ा छोटा था मैं, मेरा ख्याल 10 साल का होगा, 9-10। सो मैं पूछा करता था पिताजी अच्छे बुरे आदमी में फ़र्क क्या है? बेटा there are 2 types of magnets, one attracts, other one distracts. So try to be a nice man by attracting people, that people should be attracted towards you like a good magnet. If you are a bad magnet, you give such vibes कि वो दूर दूर छटकते हैं आपसे। So ऐसा मत करना बेटा, be a good magnet. I said very good. ये तो हो गया जी आपके नेचर के संदर्भ में। फिर मैंने पूछा पिताजी लेकिन विजुअली कुछ होता है ऐसा कि विजिबली पता लग जाए कि आदमी अच्छा है या बुरा है? तो फिर उन्होंने कहा कि विजिबली कहते हैं और हो भी सकता है कि कोई डिफेक्ट होता है जो आदमी
कनिंग होता है या श्रूड होता है, उसमें एक डिफेक्ट भगवान दे देता है, लेकिन उसकी जो ये शक्ति है सोचने की, श्रूडनेस, वो ज़रा इंक्रीज कुछ ज़्यादा ही कर देता है। तो यहाँ वो टुंडला होता है, या लंगड़ा, या काना, या उसकी छोटी गर्दन होती है, ऐसे कुछ उन्होंने बताया, विच लेटर ऑन आई डिस्कस्ड विद चोपड़ा साहब एंड डॉक्टर राही मासूम। और उनसे एज एन एक्टर मैंने कहा कि ये मेरे दिमाग में पिताजी की बात छाई हुई है, व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल बॉय, तो मैं इसको लिम्प करा सकता हूँ, इसको मैं लंगड़ा बना सकता हूँ शकुनी को। दे लाइक्ड इट, दे अप्रूव्ड। मैंने कहा देखते ही पता लगेगा ये आदमी कनिंग है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि विजुअली उसको मैं काले कपड़े देना चाहता हूँ, काला आदमी, ग्रे शेड्स, सो ब्लैक क्लोथ्स, सो आई गेव हिम ब्लैक क्लोथ्स, दैट वाज माय एडिशन। दिल लगी, द बर्निंग ट्रेन, क्रांति, निकाह, दहलीज, बहुचर्चित धारावाहिक महाभारत, हीर रांझा, कैद में है बुलबुल, कल की आवाज, अनमोल, सुहाग, मैदाने जंग, दावा, शाम घनश्याम, दिल विल प्यार व्यार, कुछ तो गड़बड़ है और कोई दिल में है जैसे फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय का परिचय देने वाले गोफी पेंटल जी किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय, आइए जाने। I guess must be the blessings of my parents or somebody up there who loves me, that is God, and कुछ मेरी मेहनत भी थोड़ी बहुत। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल की कुछ पसंद होती है और जाहिर है नापसंद भी होगी। गोफी पेंटल जी को पोइट्री का बहुत शौक है, इसके अलावा उन्हें क्या क्या पसंद है, आइए उन्हीं से जानें। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अच्छे इंसान बनिए, किसी को दुखी मत कीजिए, और यही भगवान भी चाहते हैं। अच्छे इंसान बनिए, किसी का दुख मत दुखाइए। जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठ के आप घंटे बजाते रहें या पूजा 24 घंटे करते रहें। आई थिंक उसमें ज्यादा हिपोक्रेसी है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आप अच्छे इंसान बन के रहेंगे, सबके साथ प्यार से रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सबकी दुआएं लगती हैं। और वो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, वही पर्सनली मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बड़ी छोटी लाइफ है। इस छोटी लाइफ में अगर आपको आपकी अच्छाई दूसरों को देखने को मिले और आपसे 2 शब्द अच्छाई के मिल जाएं और कुछ आपसे गुण कोई सीख सके, तो मैं समझता हूँ वहां पर आपकी जिंदगी साकार हो जाती है। गोफी जी की जिंदगी में झांकने के बाद ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ही जीवन में कई जिंदगियां जी ली, सिविलियन की, फौजी की, स्ट्रगलर की और एक स्थापित अभिनेता की भी। इनके साथ साथ इन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। ऐसे व्यक्ति के अनुभव अमूल्य होते हैं और इनसे इनके अमूल्य विचार जाने बिना कैसे रह सकते थे हम। अतः हमने इनके विचार जाने इनके संदेश में। हमारे ज़माने में शायद हम लोग इतने स्मार्ट नहीं थे, ना ही इतना भरपूर ज़बरदस्त मीडिया था जो कि हमें अकल देता, ना ही हमारे पास नेट सिस्टम था, इंटरनेट नहीं था। हमारे पास एक ही चीज़ थी और वो थी सिंसियरिटी, और कुछ नहीं था। लेकिन न्यू कमर्स जो तरक्की करना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही दोस्ती में एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो बी वेरी वेरी सिंसियर। ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े लोग भी हमने देखे, हमें किक कहाँ मिलती है मैं बताता हूँ। किक यहाँ मिलती है कि जब बड़ा बड़ा करोड़ोंपति आदमी भी आपके बगल में होता है, उसे नहीं पहचाना जाता, आपसे ऑटोग्राफ लिया जाता है। कितना बड़ा ऑनर है, लोग कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही बेनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसके प्रति सिंसियर होंगे, इस प्रोफेशन के प्रति, उतना ये प्रोफेशन आपको फ्रूट देगा। और इसमें एक और बात मान के चलिए,
गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु तो मान के किसी को चलिए। आप गुरु किसी को नहीं बनाएंगे तो आपको ये धन मिलने वाला नहीं है। ये जो इसका फल है बहुत मुश्किल है। और गुरु उन्हीं को मिलता है जो पेड़ बहुत ऊंचे अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं, बहुत आयु होती है, उन पे जो फल लगते हैं वो झुकते भी हैं। झुक के रहिए, गुरु बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। कविताओं और संगीत के शौकीन श्री गुफी पेंटल जी आने वाले समय में और अधिक अभिनय का आलोक फैलाएं, संगीत में भी नए कीर्तिमान स्थापित करें, मुस्कुराएं और मुस्कुराएं, यही है बस हमारी मंगल कामनाएं। समय किसी के लिए ठहरता नहीं ठहरा वो हमारे लिए भी। आज के सितारे से मुलाकात बस यहीं तक। कारवां में अगली बार मिलेंगे ऐसे ही एक सितारे की चमक के रूबरू होने के लिए। तब तक दीजिए इजाजत जेवी मनीषा को। नमस्कार।